अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसा आपको पता है कि इससे पहले मैंने जो लेक्चर दिया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एक बॉडी या एक पार्टिकल या एक रिजिड बॉडी या एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व कब रहेगा। उसके लिए मैंने आपको एक सिचुएशन बताई थी कि उस पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होना चाहिए, तब जाके उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो आज उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को आज हमारे इस टॉपिक में इंक्लूड होगा वो टॉपिक, मगर दूसरे अंदाज में। और अंदाज क्या होगा? इक्विलिब्रियम वाला नजरिया। तो ये क्या है ये इक्विलिब्रियम? तो आपको पता है कि यहां पर जो आज हमारा टॉपिक बन रहा है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। रिजिड बॉडी जो है इनका इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये कब इक्विलिब्रियम में होती है, ये पढ़ना है। रिजिड बॉडीज का सर, हाँ रिजिड बॉडीज का, बट यू नो वेरी वेल रिजिड बॉडी के पास कौन कौन सी मोशन हो सकती है। जो मैंने पहले ही लेक्चर, इस प्ले लिस्ट का पहला ही लेक्चर जो है वहां पर मैंने आपको बता दिया है कि एक रिजिड बॉडी के पास ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, एक रिजिड बॉडी के पास रोटेशनल मोशन हो सकती है। मतलब एक रिजिड बॉडी पे फोर्स पड़ेगा तो वो ट्रांसलेट हो जाएगी, एक बॉडी पे टॉर्क पड़ेगा तो वो रोटेट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहां रिजिड बॉडी पे फोर्स भी पड़ता है और टॉर्क भी पड़ता है, क्योंकि जब फोर्स पड़ेगा तो ट्रांसलेट हो जाएगा और जब टॉर्क पड़ेगा तो रोटेट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यहां पर दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा कि फोर्स का इफेक्ट क्या रहेगा और टॉर्क का इफेक्ट क्या रहेगा, और ये कब? रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। बहुत अच्छा। मगर जो रिजिड बॉडीज इक्विलिब्रियम में होती है, अगर ये एक इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज का हम एक और नाम देते हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज इज नथिंग, इट इज एक्चुअली व्हाट? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मसला ये है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है, व्हाट डज दिस मीन? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है ये क्या होता है? जब एक रिजिड बॉडी ये अख रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियमस मन छासन, अच्छ वन सच कत इक्विलिब्रियमस मन स गछ आसी मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस मन। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर क्यों मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में? क्योंकि इससे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपने एक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मगर मैंने वहां पर बोला था कि इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कि जब एक बॉडी पे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 रहेगा, वो जिस स्थिति में रहेगी, जो जिस स्टेट में रहेगी, वो उसकी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टेट रहेगी। तो आज ये देखेंगे कि यहां पर ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज क्या होता है। तो मोटे मोटे तौर पे ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कुछ नहीं होता, दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ टू इक्विलिब्रियम्स। तो एक बॉडी को हम या एक रिजिड बॉडी को हम कहेंगे कि वो किस में होगी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नो डाउट इट इज इक्विलिब्रियम, बट दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो एक रिजिड बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब वो 2 इक्विलिब्रियम में होगी। सर 2 इक्विलिब्रियम? हाँ 2 इक्विलिब्रियम, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम नहीं चलेगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए 2 इक्विलिब्रियम जरूरी है। पहला कौन सा इक्विलिब्रियम है? उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब एक बॉडी या एक रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, और इतना ही नहीं प्लस एक और चीज, दूसरी चीज ये है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं बल्कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होनी चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब यह है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये अख रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियमस मज ते आसि, रोटेशनल इक्विलिब्रियमस मज ते आसि, तेली वन बह रिजिड बॉडी छी इक्विलिब्रियमस मज, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मसला यह है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कब होगा और इसकी स्टेटस क्या क्या होगी। अगर मुझे स्टेट दिखी तो मैं बता दूंगा कि ये किस में है।
तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब होता है और इसकी स्टेटस क्या है? जब मैं इन स्टेटस को देखता हूं तब मैं कहूंगा कि ये जो रिजिड बॉडी है ये किस में इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब है कि पहले हमने क्या पढ़ना है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बट आपको पता है कि एक बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन कौन देता है? फोर्स। और रोटेशनल मोशन कौन देता है? टॉर्क। तो इसका मतलब कि इस इक्विलिब्रियम में फोर्स के बारे में बात होगी और इस इक्विलिब्रियम में टॉर्क के बारे में बात होगी। तो इसका मतलब यह है कि एक फोर्स पे निर्भर करता है, कौन सा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और दूसरा किस पे निर्भर करता है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ये टॉर्क पे। तो टॉर्क पे जो इक्विलिब्रियम आएगा उसको हम बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब इनको पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक रिजिड बॉडी कब होगी। ये तो आपने इससे पहले भी पढ़ा, पर फिर भी रिवाइज करूंगा। आपने ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है, क्योंकि यहां पर फोर्स की बात हो रही है। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज नथिंग, इट इज द स्टडी ऑफ द फोर्स एक्टिवली। क्योंकि मोटे मोटे तौर पे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो पहले इसको ही पढ़ेंगे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में एक रिजिड बॉडी के कब होगी और कब हम कहेंगे कि वो एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ये मैं वैसे पढ़ना मत, मैं तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहीं, इट इज नथिंग, इट इज सिंपली द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो बताइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? वो बोलता है कि एक बॉडी रेस्ट में रहेगी या एक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कब करेगी? जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब कि जब छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो वो तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, वो तो नेचुरल स्टेट में ही होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं होता, मैं आपको यह भी बता दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब कुछ नहीं होता। इसका मोटे मोटे तौर पे मतलब यह है कि एक बॉडी की नेचुरल स्थिति क्या है, उसकी नेचुरल स्टेट क्या है। जब एक बॉडी नेचुरल स्टेट में रहती है तो हम उस स्टेट को बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट है। और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं पड़ेगा एक बॉडी पे तो वो तो नेचुरल स्टेट में होगी, एंड दैट नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आया? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? तो आपको मैंने फिर से बता दिया कि इट इज नथिंग, इट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो किस में है? वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। मगर कब? जब वो या तो रेस्ट में होगी, क्योंकि रेस्ट इज, मैंने आपको पढ़ाया है, रेस्ट इज नथिंग, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज द स्टेट ऑफ, इट इज अ नेचुरल स्टेट। ये एक प्राकृतिक स्टेट है। कौन? स्टेट ऑफ रेस्ट। क्योंकि आप इमेजिन भी कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि नेचुरल स्टेट्स को कैसे इमेजिन करते हैं। तो आप इमेजिन करिए, क्योंकि आप थोड़े देर के लिए एक शायर बन जाइए, क्योंकि शायर लोग कुछ भी सोचते। तो सोचिए कि दुनिया में कुछ नहीं है, नाइदर देयर इज सन, नॉट देयर इज अर्थ, नॉट देयर इज डे, नॉट देयर इज नाइट, नथिंग इज देयर। तब आप कहेंगे कि तो फिर क्या सोचेंगे? अरे कुछ तो सोचो। आई मीन टू से, चलो डार्कनेस ही सोच ले, और आप है, आपके हाथ में बॉल है, ठीक है, बस यही चीज है। और आपने क्या किया? अब अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कुछ नहीं है, मैं हूं, मेरे हाथ में बॉल है। अब क्या करिए? उस बॉल को ऐसे रखिए, ऐसे इधर छोड़िएगा, फिर बताइए व्हाट विल हैपन? क्या वो बॉल नीचे आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। कोई बोलेगा सर नीचे गिरेगी। अरे नीचे क्यों गिरेगी? नीचे थोड़ी ना अर्थ है, तो जो उसको पुल करेगी ग्रेविटेशनल पुल। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, वो तो उसी स्टेट में रहेगी। वो कौन सी स्टेट है? रेस्ट स्टेट। दैट इज अ नेचुरल स्टेट, इज अ रेस्ट स्टेट, इज अ नेचुरल स्टेट। ये एक प्राकृतिक स्टेट है। या और दूसरी स्टेट में आपको बता दूं कि अब कुछ नहीं है, दुनिया में आप है और आपके साथ एक बॉल है, और आपने उस बॉल को ऐसे मारा। आर गेटिंग मी? अब मुझे बताइए कि वो बॉल कहां जाएगी? यू नो वेरी वेल, वो कंटिन्यूअसली चली जाएगी, वो कभी रुकेगी नहीं। आप बोलेंगे कि सर रुक क्यों जाएगी? There is no any dragging force, there is no any viscous force, because you know very well there are you and you are having a ball and you throw it, और जब आप इसको थ्रो करेंगे वो कंटिन्यूअसली along a straight line जाएगी, उसकी स्पीड भी चेंज नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन along a straight line।
आई कॉल दिस एज अ स्पेशल मोशन। ये एक स्पेशल मोशन है। कौन? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि ये एक और स्टेट आ गई। ये कौन सी स्टेट है? नेचुरल स्टेट। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब कि ये दो नेचुरल स्टेट्स है, तो ये दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स है। बताइए ये दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स कब ऑब्टेन होती है? जब आपके पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो। तो इसका मतलब है कि एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब रहेगी जब वो किस में होगी? जब वो या तो रेस्ट में होगी या किस में होगी? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में दो स्टेट्स आती है। एक है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर एक बॉडी रेस्ट में है, आपने देखा कि वो रेस्ट में है, या आपने देखा कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, आप कहेंगे कि वो किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। मगर मैं आपको ये बता रहा हूं, चलो समझ में आ गया आपको कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम स्टेटस कौन सी होती है। दीज आर नेचुरल स्टेटस। विच नेचुरल स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मगर खुदा मुझे एक बात बताइए, ये दोनों स्टेटस कब अचीव हो रही है? एक तो समझ में आ गया कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक बॉडी कब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी? जब वो रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में होगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अब ये दोनों स्टेटस कब आती है? आप बोलेंगे कि जब नेट फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही बात। तो आपको पता है कि एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर एफ नेट हम जीरो कर देंगे, तो अगर मैंने ये जीरो कर दिया तो मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो दो का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब कि या तो दोनों जीरो होने चाहिए या तो एक जीरो होना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ द मैथमेटिक्स। तो इन दोनों का मल्टीपल हो रहा है और वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि या तो m जीरो होना चाहिए या तो a जीरो होना चाहिए। तो इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स मास रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट कैन नेवर एवर बी जीरो। तो ये जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? जीरो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि बताइए एक्सेलरेशन क्या होती है। आप बोलेंगे कि सर एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, ये dv/dt होता है। तो dv/dt इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो वो किसके बराबर? जीरो के बराबर। ये जीरो के बराबर आए क्योंकि नेट फोर्स मैंने किसके बराबर रखा? जीरो के बराबर। अब देखेंगे तो dv/dt जीरो। तो इसका दूसरे अंदाज में ये कहेंगे कि डिफरेंशिएशन किसकी जीरो है? वेलोसिटी की। तो किसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है? कांस्टेंट की। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो वेलोसिटी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अब आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? इसके मतलब है, दो मतलब है। किसका? वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका एक मतलब है कि या तो वेलोसिटी जीरो रहेगी। क्यों? जीरो इज अ कांस्टेंट। जीरो 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 जीरो, तो जीरो इज रिमेनिंग अ कांस्टेंट। या तो वेलोसिटी जीरो रहेगी या तो वेलोसिटी नॉन जीरो रहेगी, मगर वो वेरिएबल नहीं होगा। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट। तो इसका मतलब है वेलोसिटी इज रिमेनिंग कांस्टेंट एंड इट इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 2 मीटर ड्यू ईस्ट। तो इसका मतलब है रेस्ट। तो इसका मतलब कि दोनों स्टेटस पता चली, रेस्ट स्टेट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नो डाउट when these states are achieved we can say that the body is in translational equilibrium। मगर my question is when these two states are achieved, आप बोलेंगे जब नेट फोर्स जीरो होगा तो खत्म बात। तो ट्रांसलेशनल एक बॉडी को हम बोलेंगे। अब एक और तरीका है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को बोलने का। एक बॉडी को बोलेंगे कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। दैट इज मैंने बोला था कि ट्रांसलेशनल के लिए हम फोर्स की बात करेंगे। तो व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो रिजिड बॉडी अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? एक रिजिड बॉडी अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब नेट फोर्स
नेट फोर्स 0 के बराबर होगा। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका, तो एज फार एज द न्यूटन सेकंड लॉ इज कंसिडर्ड, तो एफ नेट किसके बराबर होता है? डीपी बाई डी टी। एक और नजरिया है, तो डीपी बाई डी टी मस्ट रिमेन 0। तो किसकी डिफरेंशिएशन 0? पी की डिफरेंशिएशन 0 है, यानी कि पी मस्ट रिमेन कांस्टेंट। तो इसका मतलब है कि एक और तरीका है किसको डिफाइन करने का? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वो होता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में होगी। तो इसका मतलब है कि दिस इज द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर नेट फोर्स 0 है तो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा टाइम के मुताबिक। तो इसका मतलब कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो जब जब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम एक बॉडी का कंजर्व रहेगा, आप बोलिएगा कि वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो दो तरीके हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने का। या ये बोलेंगे कि या तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में रहेगी। जब ये वाली स्थितियां आपको दिख रही है तो आप बोलेंगे कि वो किस में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। या तो आप एक और बात बता देंगे कि अगर उसका मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, लीनियर मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहां पर वैलिड है, तो आप ये बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? तो यहां पर नेट फोर्स की बात हो रही है। अब आएंगे दूसरे इक्विलिब्रियम पे। कौन सा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। डिट्टो ऐसे ही चलेंगे हम, तो वो मैं इधर लिखता हूं, क्योंकि जब डिट्टो ऐसे ही चलेंगे तो आपको जल्दी आसानी होगी इसको समझने में। तो अब मसला है, एक रिजिड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी? तो ये था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया। तो अब दूसरा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एक बॉडी कब होगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में? तो इधर ही बराबर लिखेंगे, एक बॉडी कब होगी उधर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, इधर लिखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। जब 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 यहां बोलते हैं एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो नहीं चलेगी या चलेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां बोलेंगे एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब रेस्ट में होगी, नहीं घूम रही है। या बोलेंगे, यहां बोल रहे कि अगर चला तो अलोंग ए कांस्टेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन चला विद यूनिफॉर्म मोशन या विद कांस्टेंट स्पीड। तो यहां बोलेंगे कि एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो या तो नहीं घूमेगी, अगर घूमी तो कैसे घूमनी चाहिए, वो कैसे रोटेट होनी चाहिए? कॉन्स्टेंटली रोटेट होनी चाहिए, यानी कि विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर कॉन्स्टेंट लीनियर वेलोसिटी है तो वहां पर कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होना ही चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि यहां तो एक बॉडी रेस्ट में होगी, यानी कि डज नॉट रोटेट एट ऑल। तो इधर का मतलब वही है। तो यहां बोलेंगे डज नॉट ट्रांसलेट एट ऑल। जब वो नहीं चलेगी तो रेस्ट में है, जब वो नहीं घूमेगी तो रेस्ट में है। तो रेस्ट के दो तरीके हैं। यहां बोलेंगे कि घूम नहीं रही है, यहां बोलेंगे अब चल नहीं रही है। चलना और घूमने में बहुत अंतर है, एक है ट्रांसलेशन और दूसरा है रोटेशन। तो डज नॉट रोटेट, अगर एक बॉडी रोटेट नहीं हुई तो इसका मतलब कि रेस्ट में है। तो वो कौन सी स्टेट बनी? इक्विलिब्रियम स्टेट। यहां पर है रेस्ट का मतलब यहां है डज नॉट ट्रांसलेट, वो नहीं चला। यहां बोलेंगे वो नहीं घूमा। समझ में आया? तो दूसरी स्टेट यहां है, अगर चला अब तो यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहां बोलेंगे रोटेटस, वहां बोलेंगे मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। यहां बोलेंगे रोटेट्स, अगर रोटेट करी रोटेट्स, बट कैसे रोटेट करनी चाहिए? रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। वहां पर आप बोल रहे हैं ट्रांसलेट्स, इसका एक और मतलब है ट्रांसलेट्स, या एक और तरीका है डिफाइन करने का, ट्रांसलेट्स विद
कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, यहां है रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जब कोई बॉडी रोटेट करेगी तो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जब कोई बॉडी ट्रांसलेट होगी चलेगी तो लीनियर वेलोसिटी होगी। या तो लीनियर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए तो रेस्ट में है, या तो लीनियर वेलोसिटी नॉन जीरो बट कांस्टेंट होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पर बोलेंगे या तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए या तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। मतलब ये दोनों स्टेटस जब मिलेंगे आपको तो आप बोलेंगे कि वो किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब आप बोलेंगे कि सर क्या आपने पहले बोला कि इक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये नेचुरल स्टेट है, क्या ये दो भी नेचुरल स्टेट है? हाँ सोचिए, आपके पास वही बाल है या आपके पास लट्टू है, तो लट्टू है आपके पास और आप कुछ नहीं है दुनिया में, बस आप है और आपके हाथ में लट्टू है, ठीक है, एक टॉप है, तो आपने उसको ऐसे रखा, अभी घुमाया नहीं, मुझे बताओ क्या वो वैसे ही रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो वो रोटेट नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में है, तो कौन सी स्टेट बनी? नेचुरल स्टेट। क्योंकि जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप के सिवा कुछ नहीं है दुनिया में, इमेजिन करिएगा, तो मैं आपको नेचुरल स्टेट पे ले रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करा रहा हूं कि नेचुरल स्टेट क्या होती है। अब दूसरी कंडीशन, वहां पर क्या बोल रहे थे? बाल को मारो आप उधर की ओर, यहां पर इसको मत मारिएगा, इसको रोटेट करिएगा। अब क्या करेंगे आप? आपके पास लट्टू है तो इमेजिन करिएगा कुछ नहीं है, आप और आपके हाथ में लट्टू है और आपने उसको घुमाया। अब मुझे बताओ क्या वो तेज तेज घूमेगा? नहीं। क्या वो धीमे धीमे घूमेगा? नहीं। आप बोलेंगे कि सर जैसा मैंने घुमाया ऐसे ही घूमते रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स या कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, क्योंकि दुनिया में कुछ नहीं है, क्योंकि आप अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स है, मतलब कि अलग है, क्योंकि आप नेचुरल स्टेट पे जा रहे हैं। तो वो अब घूमेगा क्या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के साथ? बिल्कुल। तो दिस इज अगेन कौन सी स्टेट? प्राकृतिक स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब मुझे पता चला कि ये जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है, इट इज नथिंग, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन द बॉडी इज आइदर एट रेस्ट और मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आप बोलेंगे कि सर इधर तो एक और रेस्ट है, अरे ये वाला रेस्ट बोलिए या ये वाला रेस्ट बोलिए, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। मैं यहां पे हूं, रेस्ट में हूं, आप बोलेंगे कि आप चल नहीं रहे हैं। कोई बोलेगा बिल्कुल सही बंदा, सही बोला आपने कि नहीं चल रहा है इशफाक सर, तो कोई बोला कि इशफाक सर घूम नहीं रहा है, तो वो भी सही है। तो रेस्ट के लिए दो कंडीशन है, या तो आप बोलेंगे कि वो चल नहीं रहा, या तो आप बोलेंगे कि वो घूम नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि एक बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब होगी तो जब वो अगर रोटेट करी तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा, अगर चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगा, या तो रेस्ट में होना चाहिए। तो मोटे मोटे तौर पे आपके पास तीन प्राकृतिक स्टेट्स है। तो इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपके पास तीन नेचुरल स्टेट्स है: स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। आगे भी तो तीन स्टेटस है। अब मसला ये कि ये तो हो गया रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब आता है? तो आपको पता है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तब तक रोटेट नहीं करेगी। मैंने आपको बोला था कि रोटेशन के लिए एक चीज जरूरी होता है, वो है टॉर्क। जब टॉर्क नहीं है तो ये रेस्ट में ही रहेगी, जब टॉर्क नहीं है तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर घूम रही वो वैसी ही घूमती रहेगी। तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है टाउ नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। तो एक और तरीका है रोटेशनल इक्विलिब्रियम को बोलने का कि एक रिजिड बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तभी होगी जब उस पर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा। तो जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा, या तो वो नहीं घूमेगी, या अगर वो घूमेगी तो विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूमेगी। तो इसका मतलब कि हमें पता चला कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब नेट टॉर्क जीरो होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स पे बेस है और ये नेट टॉर्क पे बेस है। तो जब नेट टॉर्क नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, तो जब नेट फोर्स नहीं होगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। तो अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब ना तो एक्सटर्नल फोर्स है ना तो एक्सटर्नल टॉर्क है। जब दोनों नहीं है तो बॉडी ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। दूसरा मतलब ये है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। आगे में अब इस रोटेशनल इक्विलिब्रियम का एक और नजरिया, जहां पर मोमेंटम का नजरिया देखा था, तो यहां पर भी देखेंगे। आपने इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया था वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बताइए टाउ नेट किसके बराबर होता है? तो
टाउ नेट जो होता है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, वो होता है dL/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जब टाउ नेट जीरो होगा, किसके लिए? रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो टाउ नेट जीरो है, dL/dt तो जीरो होगा। आर गेटिंग मी? तो dL/dt इज जीरो, तो किसकी डिफरेंशिएशन जीरो होती है? कांस्टेंट की, तो L यहां से कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक सिस्टम का या एक बॉडी का, एक रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह रहा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है, ये इस बात की गवाही देता है कि उस पर टार्क नहीं पड़ा। तो जब टार्क नहीं पड़ा तो हम बोलेंगे कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। आर गेटिंग मी? तो इसका मतलब यह है कि जो बॉडी यस्त बॉडी, यस्त रिजिड बॉडी में इक्विलिब्रियमस मज मैकेनिकल इक्विलिब्रियमस मज तमिक मतलब गो तमिस पे नेट फोर्स ते जीरो, तमिस पे नेट टार्क ते जीरो। तमिक मतलब गो ये तमिस आसे लीनियर मोमेंटम ते कंजर्व गसन फ्रॉम द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और तमिस एंगुलर मोमेंटम ते कंजर्व गसन फ्रॉम द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अब मैं आपको जल्दी जल्दी फटाफट बता दूंगा कि एक बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? आप बोलेंगे कि सर अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि नहीं, स्थितियां बताइए, स्टेटस बताइए। तो आप बोलेंगे कि अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है या तो रेस्ट में रहेगी या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलेगी। अब मैं बोल रहा हूं कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, आप बोलेंगे या तो रेस्ट में रहेगी या तो घूमेगी, रोटेट करेगी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? तो जब एक बॉडी पे, एक रिजिड बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा, तब जाके हम बोलेंगे कि वो किस में है? वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो अब इसके और इक्विलिब्रियम्स है, उनको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है मगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है मगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति आई कि एक बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क इज नॉट जीरो, तो क्या बोलेंगे उसको? कि वो पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि वो कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्योंकि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में दो इक्विलिब्रियम चाहिए आपको, रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। जब इनमें से एक ही होगा, एक ही इक्विलिब्रियम होगा, तो तब आप ये कहेंगे कि वो किस में है? पार्शियल इक्विलिब्रियम में। मैं जल्दी फटाफट बोल रहा हूं आपको कि एक बॉडी पे अगर नेट टॉर्क जीरो है बट नेट फोर्स इज नॉट जीरो, आप बोलेंगे कि नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्योंकि नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो नेट फोर्स जीरो है तो मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब ये पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। और एक और बात, अगर नेट टॉर्क जीरो है और नेट फोर्स जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, नेट टॉर्क जीरो नहीं है तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो किसमें? पार्शियल इक्विलिब्रियम में। जैसा मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं किसकी, अब मैं यहां पर देता हूं आपको इन पार्शियल इक्विलिब्रियम्स की एग्जांपल। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। अब आपको पता चला कि एक रिजिड बॉडी कब होगी? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। कब होगी? जब उस पे नेट फोर्स भी जीरो होगा और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अब मसला है पार्शियल इक्विलिब्रियम। कौन सा? पार्शियल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? तो एज द नेम इंडिकेट्स इट इज नॉट इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशंस है। एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी मगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, तब जाके हम कहेंगे कि वो किसमें है? पार्शियल इक्विलिब्रियम में। या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी मगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, तब भी हम कहेंगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में नहीं बल्कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब कि टाउ नेट इज जीरो, नेट टॉर्क इज जीरो। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो नेट फोर्स
जो नेट फोर्स है वो क्या है, वो जीरो नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तो तब जाके ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इज जीरो। समझ में आया? तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है तो नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होंगे तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, जब एक ही जीरो होगा या नेट फोर्स या नेट टॉर्क, तब हम कहेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम में। जैसा कि मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रॉड है, मासलेस रॉड मान लीजिए, ये एक मेरे पास रॉड है और इस पे दो फोर्सेस में लगा रहा हूं। कितने फोर्सेस? दो फोर्सेस। एक, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखा। क्या रखा? सेम। याद रखना मेरी बात। इसका मैग्नीट्यूड मैंने एफ रखा और इसका भी मैंने कितना रखा? एफ रखा। आर यू गेटिंग मी? तो दोनों का मैंने कितना रखा? एफ। तो ये एक रॉड है यहां पर, तो इसका मतलब है कि मैं एक एंड पे एफ अप्लाई कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरे एंड पे एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब मसला ये कि ये रॉड किस इक्विलिब्रियम में है? क्या ये पार्शियल इक्विलिब्रियम में? पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि या तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, या तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी मगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। आर गेटिंग मी? मगर दोनों में नहीं होगी। अगर दोनों में होगी तो तब हम ये कहेंगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगी। जरा बताइए ये किस में है? आप बोलेंगे कि सर चलो इसका ये सेंटर है ओ, चलो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी। ठीक है, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ है। चलो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आर है तो ये भी यहां से यहां तक कितनी होगी? आर। अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स किधर की ओर? ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स कितना पड़ रहा है इस पे? आप बोलेंगे कि सर नेट फोर्स, तो एफ ऊपर की ओर तो पॉजिटिव लेंगे तो एफ, तो एफ ऊपर की ओर लेंगे तो पॉजिटिव है तो प्लस एफ। इतना ही फोर्स लग रहा है ना, तो नेट फोर्स किसके बराबर है? 2f के बराबर। क्या f जीरो के बराबर नहीं है? क्योंकि मैंने दो फोर्सेस लगाए, वो नॉन जीरो है। तो नेट फोर्स कितना है? 2f। इज इट इक्वल टू जीरो? नो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। 2f इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब नेट फोर्स जीरो नहीं है, जब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है नहीं। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये जो सिस्टम यहां पर है, ये जो रॉड है, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इस पे फोर्स पड़ रहा है, नेट फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कि ये रॉड ऊपर की ओर चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी, मतलब कि एक्सेलरेट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है जिधर की तरफ फोर्स पड़ेगा उधर ही की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ चेंज हो जाएगी ऊपर की ओर। समझ में आया? बहुत अच्छा, क्योंकि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो रोटेशन के लिए सर्कुलेशन मोशन जरूरी है, यानी कि सर्कल बनाना जरूरी है। तो सर्कल के लिए सेंटर जरूरी है और सर्कल के लिए रेडियस जरूरी है। चलो ये मैं मानता हूं कि ये बॉडी रोटेट कर रही है इस ओ के मुताबिक, इस ओ के मुताबिक। तो इसका मतलब कि ये सेंटर बना, तो ये क्या बनेगा? रेडियस। आपको पता है रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। और किधर की तरफ होता है? फ्रॉम सेंटर टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस। अगर ये रेडियस है, ये वाला ये किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। अगर ये रेडियस है तो ये किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब चलो मैं देखता हूं कि फोर्स भी लगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है कि नहीं है? क्योंकि ये है लाइन ऑफ एक्शन। टॉर्क के लिए आपको फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए उस पॉइंट से। समझ में आया? तो अब हम देखते हैं कि ये F, चलो ये F1 है जो F के बराबर है, ये F2 है जिसका मैग्नीट्यूड F है। तो इस F1 का फोर्स का टॉर्क निकालते हैं, तो अब टाउ1 निकालते हैं। तो टाउ1 क्या निकलेगा? टाउ यानी कि टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है कितना है? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? R। तो Fr इज द टॉर्क, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब मसला ये कि ये रोटेट कैसे करेगा, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में पड़ेगा? आपको पता है कि टॉर्क एक्चुअली कैसे होता है? टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। समझ में आया? तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, सीडो वेक्टर है, और ये कहां से निकलता है? जब हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए राइट हैंड थंब रूल जरूरी होता है, और आपने राइट हैंड को कर्ल करना है और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो यहां पर देखिए कि ये जो फोर्स आपने F1 लगाया, तो क्या ये वाला पार्ट रोटेट करेगा? किधर की तरफ रोटेट करेगा? देखिएगा,
तो यहां पर हेड और हेड कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि आपको यह भी पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट तब तक अप्लाई नहीं करते जब तक हेड और हेड या टेल और टेल कोइंसाइड ना हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, यानी कि राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर करिएगा, यहां पर इसका भी हेड और इसका भी हेड मिल रहा है, तो बताइए आर क्रॉस एफ किधर की तरफ होगा? आर क्रॉस एफ, आर से लेके एफ की तरफ जाना है। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो मैं थ्रू द लार्जर एंगल जा रहा हूं। आपको पता है कि हमने अपने राइट हैंड को कर्ल करना है फ्रॉम आर टू एफ थ्रू स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल ये होगा। बताइए टार्क क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्लॉकवाइज करेगा तो थंब अंदर की तरफ होगा और अंदर की तरफ नेगेटिव एक्सिस है, तो इसको माइनस लिखेंगे। तो माइनस एफ आर, माइनस का मतलब ये नहीं कि कम है, माइनस का मतलब है कि ये क्लॉकवाइज घूमेगी। समझ में आया? इस फोर्स की वजह से ये वाली जो आर्म है ये कैसी घूमेगी? क्लॉकवाइज। मतलब कि अगर मैं यहां पर इसको मानूं ये इतना पार्ट है तो ये ऐसे घूमेगा। समझने वाली बात है। मैं नीचे से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, देखिए इस पॉइंट के मुताबिक ये कैसे घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए माइनस लिखा। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर फोर्स भी लग रहा है, तो अब टाउ टू निकालते हैं। इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना पड़ा? तो इनका भी ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट के मुताबिक इसको ये इस वाले एंड को रोटेट करेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, हाउ मच इज द फोर्स? एफ, मैग्नीट्यूड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी है? वही आर है। तो अब मसला ये कि क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी को तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये आर है, ये एफ है, दोनों का हेड मिल रहा है, तो आर क्रॉस एफ, तो आर क्रॉस एफ। अगर मैं ऐसे करूं, ऐसे देखिए राइट हैंड है, तो आर से लेके एफ, तो कैसे रोटेट? तो टॉर्क इधर की तरफ लग रहा है, तो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा, यानी कि प्लस आ जाएगा इधर। प्लस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इधर था क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इधर था एंटी क्लॉकवाइज। आर यू गेटिंग मी? तो अब मुझे पता है कि यही तो टॉर्क लग रही है इस पॉइंट ओ के मुताबिक। अब मुझे बताइए कि नेट टॉर्क कितना पड़ेगा? तो नेट टॉर्क जो पड़ेगा वो होगा टाउ वन। टाउ वन कितना है? माइनस एफ आर प्लस, तो टाउ टू कितना है? प्लस एफ आर, तो माइनस एफ आर प्लस एफ आर, जीरो। तो नेट टॉर्क यहां पर जीरो है, तो नेट टॉर्क जीरो है, तो किस में है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो ये वाली बॉडी जिसपे दो फोर्सेस यहां से इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि वो मूव करेगी मगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब है कि ये रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि ये इस वाले पार्ट को इधर की तरफ घुमा रहा है और वो इस वाले पार्ट को इधर की तरफ घुमा रहा है। तो इसका मतलब ऐसे बेंड होगा, पर बेंड नहीं होगा, तो क्योंकि ये एक सॉलिड रॉड है, तो इसका मतलब कि ये घुमाना चाहता था इस डायरेक्शन में और ये घुमाना चाहता था इस डायरेक्शन में। ये जितना घुमाना चाहता था इस डायरेक्शन में उतना ये घुमाना चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेस्ट में रहेगी। तो रेस्ट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये किस इक्विलिब्रियम में है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। और कौन सा पार्शियल इक्विलिब्रियम? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। आर यू गेटिंग मी? एक और एग्जांपल देते हैं कि यहां पर आपने देखा कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो बट नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट जीरो, तो दैट इज व्हाई दिस इज इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब मैं यहां पर एक और चीज करता हूं कि यही सिस्टम मैं लूंगा, बट इन फोर्सेस को मैं क्या करूंगा? इनको मैं उल्टी डायरेक्शन में लाऊंगा। वही रॉड है, ये F1 है, चलो इस F1 का फोर्स जो मैग्नीट्यूड है वो F है, तो इधर से फोर्स लग रहा है बराबर उतना ही फोर्स लग रहा है F2, मगर इसका मैग्नीट्यूड है F। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये है मिड पॉइंट O। आर यू गेटिंग मी? अब मुझे बताओ इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? वही मैंने ले लिया पर एक की डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी, तो नेट फोर्स कितना होगा? आप बोलेंगे कि सर नेट फोर्स इस पे, ये F1 ऊपर क्यों? पॉजिटिव, तो प्लस F, ये F2 तो नीचे, तो माइनस F2, मगर माइनस F2 का मैग्नीट्यूड माइनस F, तो माइनस F, तो जीरो। तो नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो बताइए किस इक्विलिब्रियम में? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को टिक मारिएगा। अब देखेंगे क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्राइटेरिया क्या है कि नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तो हम इसका भी टॉर्क निकालेंगे और इसका भी। तो चलो मानते हैं कि ये यहां से रेडियस वेक्टर है, क्योंकि रेडियस वेक्टर ऑरिजिन से होता है, सेंटर से होता है, जो आपने चुना है कि ये किसके इर्द गिर्द घूमेगी। चलो ये आर है, ये भी कितना होना चाहिए? आर। ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। तो अब टाउ वन निकालते हैं, इस फोर्स का टॉर्क, तो ऊपर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, फोर्स एफ है, तो एफ आर आ जाएगा, एफ आर। अब ये कैसे घुमाएगा इसको? आपको पता है कि ऐसे है, तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये है टाउ
1। अब टाउ 2 देखते हैं, तो टाउ 2 इस फोर्स का टॉर्क, तो फोर्स कितना है F, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है R, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अगेन FR। अब देखते हैं कि ये किधर की तरफ घुमाएगा इसको, इस रॉड को, तो ऐसे घुमाएगा, वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा, ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव लेते हैं, तो ये टाउ 2 पड़ेगा। तो आपने दोनों फोर्सेस का टॉर्क निकाला, तो नेट टॉर्क क्या पड़ रहा है इस सिस्टम पे, नेट टॉर्क होगा -FR, यानी कि टाउ 1 प्लस टाउ 2 -FR, तो -FR प्लस -FR वो हो गया -2FR। इसका मतलब है कि दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्या नेट टॉर्क 0 है? नहीं है। तो क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम अभी भी पार्शियल इक्विलिब्रियम में है। इससे पहले वाली स्थिति में ये किस इक्विलिब्रियम में था? पार्शियल इक्विलिब्रियम। मगर कौन सा पार्शियल इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल या रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब की बार ये किस इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो मुझे लगता आपको ये इक्विलिब्रियम जो भी था, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये सब समझ में आया कि नेट फोर्स 0 होगा तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क 0 होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एक 0 होगा दूसरा नहीं होगा तो पार्शियल इक्विलिब्रियम। आर गेटिंग मी? तो उसके लिए मैंने यहां पर फिगर भी बना दी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस इक्विलिब्रियम में है। तो अब इस पे आगे और जाएंगे। हमने अब बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटस एंड कपल। कपल क्या होता है, तो वो हम इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।